बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो उसकी गर्मा गर्मी जो है वो ज़ोरों शोरों पे है। अपोजिशन को लेकर, हुकूमत को लेकर इस वक्त हर जगह पे आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत पे बात हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर जो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी पाकिस्तान ही की सियासत पे बात करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान ही के मामलात को लेकर वो वेला करता हुआ दिखाई देगा। क्या मामलात हुए, ऐसी कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पर और इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है वो ख़ास तौर पर अपने सारे मामलात को छोड़कर पाकिस्तान को ही डिस्कस कर रहा है। पिछले दिनों कुछ मुतनाज़ा बयानात आए मुस्लिम लीग नून के कुछ वज़रा की तरफ से, उनको लेकर इंडिया ने भी काफ़ी जो है वो शोर होगा किया और हमारे सोशल मीडिया पर भी देखने में आया कि लोग बहुत गम व गुस्सा में थे। इसकी सारी जो वजूहात हैं वो कुछ मुतनाज़ा बयानात थे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद से शुरू हुए। उसके बाद फिर जो हालिया रिसेंटली हुआ वो अयाज सादक साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात की, उसके बाद से लेके गर्मी जो है उसमें शिद्दत ज़्यादा देखने में। आज हम इसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तानी अदारे हैं उनको क्यों घसीटा जा रहा है, इसके पीछे ये क्या चल रहा है, किसका ये मोटिव लेके आगे चला जा रहा है, ऐसी कोई बात है या नहीं भी है। आज के मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो उनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे मौजूद मेहमानों में चौधरी अंसर साहब हैं लंदन से। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीगल प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कनाडा से मेरे साथ सैयद आसफ शाह साहब मौजूद हैं। कर्नल आसफ शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त कनाडा के अंदर चीफ गैस इंस्पेक्टर हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सोशल एक्टिविस्ट हैं इमरान लालिका साहब, लाहौर से पाकिस्तान से मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के जो लीगल हैं उनसे प्रेसिडेंट हैं, उनसे चाहूँगा कि चौधरी साहब, ये जो बयानिया लेके चला जा रहा है, जो पिछले दिनों से शोर शराबा चल रहा है असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर, चैनल पे, सोशल मीडिया पे, अयाज सादक साहब ने जो बयान दिया, जो बात की, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के हक में था। ये क्या चल रहा है सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेग साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया और अपना मौका देने का जो है वो आपकी मेहरबानी। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि याद सादिक साहब का जो बयान है, मैं समझता हूँ कि उनके बयान को बड़ा ट्विस्ट किया गया है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसको सारे पाकिस्तान मीडिया में और इंडिया मीडिया के हवाले से भी। आप 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का खुद अपना इंटरव्यू देख लें, जो उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना तो याद सादिक साहब ने आर्मी चीफ का नाम लिया है, ना आर्मी के किसी और बंदे का नाम लिया है, ना इस अदारे का नाम लिया है। उन्होंने नाम लिया है हमारे वजीर का। और किसी भी दुनिया में जिधर भी होते हैं, 2 पार्टी इख्तलार और इख्तलाफ जो होती है उसमें आपस में ये बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में भी मुखालिफ पार्टी एक दूसरे के पे बात करती हैं, लिहाजा इसमें वो इदारे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो गलत है। उन्होंने बस हमारे मिनिस्टर का नाम लिया और ये एक नॉर्मल सी बात है, पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इदारों को खुद भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें इदारों को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी चाहिए। एक सिस्टम है उसको थोड़ी देर के लिए चलने देना चाहिए ताकि उसमें मेच्योरिटी आए। उसको सिस्टम, अगर कोई एक पार्टी आती है 5 साल के लिए, तो उसको पूरा टाइम 5 साल पूरा करने देना चाहिए और उसके बाद अगर वो डिलीवर नहीं करते तो लेट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि ये इनको नेक्स्ट लेके आना चाहिए या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जब हुकूमत बनती है उसके साथ ही उसको गिराने का काम शुरू हो जाता है, जो कि मैं ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है। मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी है वो उस वक्त तक आप उसमें मेच्योरिटी नहीं देखेंगे जब तक आप उसको एक टाइम नहीं देंगे। अगर वो करप्शन करते हैं, डिलीवर नहीं करते, और अगर उनमें देखिए आपके साथ इंडिया एक मुल्क है, आपके साथ जमहूरियत है, जब से वो आए हैं वो उसमें आर्मी का कोई मुदाखलत नहीं है और वो
चल रही है, जमहूरियत ही चल रही है ना। बाकी दुनिया में भी देखें, स्वाय इजिप्ट के, पाकिस्तान के या कोई एक आध और मुल्क है जहाँ पे ये इंटरवेंशन होती है, बाकी मुल्कों में नहीं होती, और जमहूरियत वहां पे भी चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही शोएब है। साहब, आपका ये कहना है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपका कहना ये है कि आर्मी गिराती है हुकूमतों को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ सारे इदारे, आपने मेंशन किया अपने इंट्रो में कि इदारों के में की इस तरह क्यों इन्वॉल्वमेंट, मैं ये आर्मी को नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सारे इदारे, अगर आपकी लेजिस्लेशन, आपकी पार्लियामेंट, आपकी जुडिशरी, अगर सारे इदारे अपने अपने जो उनके एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो उनकी लिमिट है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो उनकी अपना है, जो ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, उसके मुताबिक अगर वो काम करे तो मेरे ख्याल में कि हालात इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में ना, वो मैं जुडिशरी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट है ना, बाकी भी इदारे जो अपना काम, और जो पॉलिटिशियन है उनको भी अपने लेवल पे अगर वो लोगों का ज़ाहिर वोट लेके आते हैं तो उनको उस वोट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने एरियाज में डिलीवर करना चाहिए। यही एक जमहूरियत है, और इसीलिए लोग अपने नुमाइंदों को मुतहब करते हैं कि पार्लियामेंट में जाके उनके राइट को प्रोटेक्ट करें। देखिए, मैं आपका मौका दोबारा लूंगा। वैसे मियां साहब ने वैसे भी उनके बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि वो आर्मी वालों के साथ तो मियां साहब की बनती नहीं है। कर्नल साहब मेरे साथ हैं। कर्नल साहब ने 25 साल सर्विस दी है आर्मी के अंदर। कर्नल साहब, क्या ये बयानियां जो पिछले दिनों सुनने में आई, ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हर्जा सराई नहीं है? क्या बदनामी नहीं हुई? आर्मी जो है वो सियासत में जानबूझकर मुदाखलत करती है या आर्मी को घसीटा जाता है? क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस प्रोग्राम में लिया और इस काबिल समझा कि मैं अपने ख्यालात को शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं चौधरी अंसर साहब को रियली सल्यूट करता हूं कि काश इस तरह के लेवल हेडेड लोग हों और चीज़ों को समझें तो मेरा ख्याल है चीज़ें इतनी ख़राब ना हों। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। मैं चौधरी साहब को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी नून लीग वाले को इतना इवन हेडेड सुना और इतना माकूल सुना जी। 2-3 चीजें हैं। एक कहते हैं, बड़े शेर का एक हिस्सा है, ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो जी। तो जो भी इम्प्रेशन वर्ल्ड में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, हम लोग ले रहे हैं, वो जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। अब उसकी सत्य की आप तस्दीक कर दें, आप अमेंडमेंट इशू कर दें, नहीं मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। बात, मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि अयाज सादिक जैसे कोहना मश्क सियासतदान या कोई और जो असेंबलियों में 10-20 साल तक रहे हैं और इतनी माकूल ओहदों पे फायद रहे हैं, जी जी, उनकी सारी ब्यूटी ही ये होती है कि वो ऐसी बात करे जो दुश्मन ट्विस्ट ना कर सके, इतनी क्लियर बात करे। बिकॉज यही तो एक स्किल चाहिए हमें। हमने उनसे ना दीवार बनवानी है, ना उनसे हमने कोई मुशक्कत लेनी है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के। तो जो भी बात करे इतनी माकूल तरीके से करे कि उसको दुश्मन ट्विस्ट ना कर सके। या तो मैं तो सादिक साहब को समझता हूँ बड़े कोहना मश्क हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है उनका एक्सपीरियंस देखकर और कि ये सारी चीज डिजाइन की गई है और जानबूझ कर दी गई। मुझे कोई शक नहीं। मेरा घर नवाज शरीफ के साथ वाली गली में है, बहुत करीब रहता हूँ। उस खानदान को पिछले 30 साल से जानता हूँ। मेरे भाई वगैरह उन घरों में जाके तालीम देते रहे बच्चों को, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किस किस्म की तालीम वो दे सके या किस किस्म की तालीम वो बच्चे ले सके। तो बात ये, अब आपकी पॉइंट की तरफ आता हूँ इस सवाल पे। ये अक्सर मैं सुनता हूँ कि कौन होते हैं एक दूसरे को मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट देना, और ये तो बहुत आसान है ये सर्टिफिकेट देना। अगर मेरी जबान ऐसी है जो कि दुश्मन को मदद कर रही है और उसकी मकासद को प्रमोट कर रही है, मैं गद्दार हूँ क्योंकि मैं दुश्मन की जबान बोल रहा हूँ। बड़ी सिंपल है। सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है क्योंकि ये चीज होता है या आप मुहिब्बे वतन हैं या मुहिब्बे वतन नहीं। तो मेरी वो सारी हरकतें। अब आप मियाँ साहब की बात करें, मियाँ साहब बेचारे जो भी हैं, मियाँ साहब पिछले 1.5 साल से खामोश क्यों थे?
उस वक्त उनकी ना गैरत जाग रही थी, ना इज्जत जाग रही थी, ना उनको आर्मी याद आ रही थी, क्योंकि बिहाइंड द सीन सबको पता है कि ये कुछ एनआरओ के चक्कर में थे, पांव पड़ रहे थे, हर चीज कर रहे थे। जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने फैसला किया, जैसे पंजाबी में बड़ा अच्छा मकूल है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, क्योंकि उनको तो अदालत ने ना अहल कर दिया, कंफर्म कर दिया, अब तो वो वापस नहीं आ सकते। या वोट को इज्जत दें या कोर्ट को इज्जत दें। अगर कोर्ट को आप इज्जत दे रहे हैं तो अपनी जबान बंद रखिए और कोर्ट के सामने आकर अपने आप को बयान। ये हाई डेट्रीमेंटल एक्शन किया है जो नवाज शरीफ के बाद, फिर उनके दामाद ने, फिर मरियम ने, फिर अयाज सादिक। ये कोई आप ये ना समझे कि स्लिप ऑफ टंग है, ये एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, which is absolutely, I have no doubt, is part of fifth generation war। ठीक है, मतलब पे दर पे हमलों पे हमले, ऊपर नीचे हमले हुए, और ये एक प्री प्लान इशू था। मैं आप लोगों की इजाज़त से लालिका साहब को शामिल करूंगा। लालिका साहब एक्टिविस्ट हैं माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और देखते सुनते रहते हैं। और लालिका साहब, आप इस सारे मामले पे क्या कहेंगे? आपका क्या, भी आपने देखा पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, लोगों की क्या राय है इस बारे में? आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या देख रहे हैं? आपने ये जो मामले हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी में किसी भी तरह से थे या पाकिस्तान के लिए बेतहाशा खतरनाक और नुकसानदेह हैं? जी शुक्रिया बेग साहब कि आपने मुझे मौका दिया आपकी राय के इजहार के लिए। मैंने चोई साहब की भी बातें सुनी है, शाह साहब की भी बातें सुनी है, और थोड़ा सा एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताता चलूं इस सारे मामलात का। चोई साहब ने जिक्र किया था कि मियां साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी। तो पहले इस तरह की बात सामने क्यों नहीं आई और अब उनका ये बयानिया क्यों आ रहा है? तो मियां साहब की सियासत में आने तक और पैदल पे उनके वजीर बनने से, वजीर खजाना से लेके वजारत आला तक और फिर वजारत उस्मा तक, और हम फास्ट फॉरवर्ड चले जाते हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में 12 अक्टूबर 99 के बाद। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी अच्छी थी, फौज अच्छी थी कि जब उनको जेल से निकाल के सऊदी अरब रवाना कर दिया गया। ठीक है, फौज तब भी अच्छी थी जब उनको सऊदी अरब में एग्जाइल के बाद वापस पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी गई और वो वापस आके इलेक्शन भी लड़े। छोटे मियां साहब पंजाब के वजीर आला बन गए, ऊपर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। फिर 2013 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 4 हलकों की बात आप सब दोस्तों को याद होगी, गवर्नमेंट बन गई, कियानी साहब भी अच्छे थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड में आगे चले जाते हैं, पनामा पेपर्स आ गए। पनामा पेपर्स एक इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन थी जर्नलिस्ट की, जहां पे मुख्तलिफ मुमालिक के पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, ऑफशोर कंपनियां और उनके चीजें सामने आई। ठीक है, मियां साहब की, उनके बच्चों की भी आई। पाकिस्तान में उसके हवाले से केसेस चले। जब ये केसेस चले, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर उनके केसेस नैब के अंदर गए। नैब कोर्ट से उनको सजा दी गई 10 साल के लिए, दोनों बाप बेटी को। शाह साहब ने भी जिक्र किया कि पिछले 1.5 साल से वो क्यों खामोश थे जी। तो ये चीज बड़ी सबके सामने है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कह लें या फौज का किरदार कह लें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये किसी से ढका छुपा तो है नहीं जी। और ये बयानिया कभी भी सामने नहीं आया। वोट को इज्जत देने का नारा पिछले 1.5 साल से नहीं लगाया गया। मरियम बीबी बेल पे रिहा हो गई और वो वापस आ गई और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कोई बयानिया नहीं था, कोई नैरेटिव नहीं था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और उसकी वजह, जैसे शाह साहब ने अंदिया दिया कि बैक चैनल जो राब्ते इनके हो रहे थे, तो असल में हुआ ये है कि एंड ऑफ द डे जब बैक चैनल राब्तों पे रिलीफ नहीं मिला इनको जी, और जब इनको ये शायद कह दिया गया कि हम आपके केस में अब कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस द पाकिस्तानी कोर्ट्स एंड लॉ, तो उसके बाद ये बिल्कुल एक प्री प्लान और एक पैटर्न के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। गुजरावाला में जो नवाज शरीफ ने बात की, फौज को घसीटा रगेदा उसके अंदर, फिर वहां से ये लोग जो हैं वो कराची गए। कराची में जो कुछ हुआ, कायद के मजार पे जो कुछ हुआ,
उसके बाद बलूचिस्तान में पीडीएम के स्टेज से बलूचिस्तान को आजाद रियासत करने की बात की गई। फिर उसके बाद अयाज सादिक वाला जो बयान है, जो कि चौधरी साहब ने जैसे फरमाया कि उसको ट्विस्ट किया गया है, वो ट्विस्ट नहीं है, वो उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी ऑडियो मौजूद है और उसमें बिल्कुल हूबहू वही लफ्ज कहे गए हैं जो कि अयाज सादिक ने कहे और वही लोगों ने सुने हैं और देखे हैं और उसी के ऊपर ही लोगों ने अपनी राय कायम की है। जो फवाद चौधरी साहब के बयान का एक इंदिया हवाला दिया चौधरी अंसर साहब ने, उसके हवाले से भी मैं वजाहत कर दूं कि बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, फवाद का ये इकदाम इंडियन टीवी चैनल पर कहना कि जी उन्होंने हमारे वजीर खारजा के बारे में बात की थी, हमारे आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं की थी, वो डैमेज कंट्रोल करने की एक अदना सी कोशिश थी चौधरी साहब की तरफ से। एंड आई अप्रिशिएट फवाद चौधरी कि वो उन्होंने ये बयानिया वहां पे लिया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बात है वो यही है कि अयाज सादिक के बयान ने पाकिस्तान को डैमेज किया। 27 फरवरी 2019 की पाकिस्तान की विक्ट्री को अंडरमाइन किया। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी को तकवीयत दी वहां पे। इंडियन नैरेटिव आप इंडियन टीवी चैनल्स देख लें और इंटरनेशनल लेवल पे उनके जो लॉबी ग्रुप्स है वो देख लें, वहां पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज आप कह सकते हैं कि जी ये स्लिप ऑफ टंग, ये नहीं है, ये सारे हालातों वाकयात, ये सारे पैटर्न आपके वो रियासत मुखालफ इकदाम की तरफ इशारा करते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि जी आप और फिर अयाज सादिक साहब को इस बयान पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे उन्होंने फरमाया कि जी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मेरे पास बहुत से ऐसे और भी राज हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जैसे का खुरम दस्तगीर साहब ने भी आप हुकूमत को डरा धमका ले, आप इमरान खान को बुरा भला कह रहे, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ कह रहे, लेकिन जब बात रियासत और रियासती इदारों की आएगी तो मेरे ख्याल में कोई भी मुफ्त वतन पाकिस्तानी इस बयानिए के साथ खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। आप हालत देख भी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर में खसूसन जहां से ये सारे लोगों का ताल्लुक है, वहां भी सड़कें क्या हमें बता रही हैं, बैनर्स और पोस्टर्स लगे पड़े हैं इन लोगों के कि ये गद्दार है, मुल्क दुश्मन है। लोग इनकी पार्टी को छोड़, जो परिंदे हैं वो उड़ना शुरू हो चुके हैं। मियां साहब ने एक रिपोर्ट के मुताबिक अजाइलम के लिए, पॉलिटिकल अजाइलम के लिए भी एप्लीकेशन दी हुई है बरतानिया के अंदर। चौधरी साहब भी इसको कंफर्म कर सकते हैं चूंकि उनकी लीगल काउंसिल के अंदर है वो। तो आप जब एक मुल्क के अंदर आपके स्टेक्स ही नहीं है, या आप अपने स्टेक सिर्फ उतने हद तक रखना चाहते हैं कि जी हमें इक्तदार मिले तो ये मुल्क हमारा है, अगर हमें इक्तदार नहीं मिलेगा तो ये मुल्क हमारा नहीं है, फिर हम इस मुल्क के खिलाफ कोई भी काम करेंगे, किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है लालिका साहब, मैं चौधरी साहब से इन सारी चीजों का पूछूंगा। चौधरी साहब अगर ये कंफर्म कर दे कि उन्होंने, मियां साहब ने असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है या करने का इरादा रखते हैं, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो बयानिया अगर आप कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मैं अपने बयान पे कायम खड़ा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात ये बताइएगा कि बहुत सारे पार्टी के जो लोग थे वो छोड़ रहे हैं। मैंने कल परसों भी एक अंसारी बरादरान है गुजरांवाला के, उन्होंने भी अल्लाह ऐलान कहा कि हम इस बयानिए की मुखालफत करते हैं, हम अपने मुल्क और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। प्लीज। थैंक यू बेग साहब, जरा थोड़ा सा मुझे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कर्नल साहब का, उन्होंने जो उनके मेरे वाले से कॉम्प्लीमेंट है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इज्जत दे और अल्लाह ताला उनको जिधर है वो अपनी कामयाब जिंदगी गुजारे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जो कर्नल साहब ने और लालिका साहब ने बात की है ना, मैं थोड़ा सा विद माजरत इनसे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि मुझे पता है कि आप अगर देखें ये हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान, तो मैं आपको इनके कितने क्लिप मैं आपको भेज सकता हूँ जिसपे उन्होंने ओपनली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की है, ओपनली। ये कोई एक दफा नहीं, कई दफा बात की है, ठीक है, और ओपनली की है और प्राइवेट महफिलों में की है, वैसे भी की है, ठीक है। तो वो अगर आप ये क्राइटेरिया देखें कि जो इदारों के खिलाफ बात करता है और वो
वो गद्दार है, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ। इदारे पाकिस्तान के हैं, फौज पाकिस्तान की है, हम उस फौज के साथ खड़े हैं। उस फौज के अलावा पाकिस्तान की सलामती कभी कायम रह ही नहीं सकती। जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का एक अपने, हर एक इंसान का अपना एक डिफरेंट अंदाजे बयान है। लालेका साहब कह रहे थे ना कि इनके सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं लालेका साहब विद माजरत, मैं जब मियां साहब मुशर्रफ दौर में एग्जाइल में लंदन में आए थे तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ तो उस वक्त मियां साहब के 2005-6 में साथ हैं तो और अब तक है। मैंने उस वक्त भी लोगों के, ये जो शेख रशीद है जिसने कहा था कि अब ये मियां की कहानी खत्म होगी, फिर इसी शेख रशीद को मैंने लंदन एजवे रोड पे मियां नवाज शरीफ की मिन्नतें करते खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे से जो गलती है मुझे माफ करो, तो मुझे अपनी पार्टी में लो। ये मकाफाते अमल है। ये टाइम किसी पे एक दफा आता है, दोबारा उस पे वो टाइम खत्म हो जाता है। मियां साहब का मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं कि जब अभी मियां साहब पाकिस्तान से आए हैं, मुझे अगर मियां साहब ने वापस पाकिस्तान ना जाना था तो जब उनकी कन्विक्शन हुई थी मैं खुद उनके साथ था इधर, और उनकी बेटी, जब उन्होंने, बड़े लोगों ने उनको मना किया कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आपके लिए सीधी जेल है, तो उन्होंने कहा मैं उस मुल्क में पैदा हुआ, वहां पे मैंने जिंदगी गुजारनी है और अगली जिंदगी भी मैंने उधर गुजारनी है, ज्यादा मैंने वहां पे जाना है। और मुझे पता है कि यहाँ पे उनके जितने तलक वास्ते वाले, क्लोज वाले, वो सारे रोक रहे थे उनको, लेकिन मियां साहब ने इनकार किया और वो वहां पे चले गए। अभी भी जब यहाँ से मियां साहब आए हैं तो आपको पता है कि मियां साहब खुशी से नहीं आए। मियां साहब को मेडिकल जो बोर्ड था वो इसी गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड था। मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो इसी बोर्ड ने थी। जो खानम मेमोरियल का जो हेड था डॉक्टर फैसल, उसने मियां साहब को और इमरान खान को उसने टेलीफोन किया कि जो इनके प्लेटलेट्स की और जो इनके जितने रेड क्लॉट आ गए हैं, इनकी कंडीशन इतनी खराब है कि अगर आप इनको रहेंगे तो ये यहाँ पे इनका हालात खराब है, लिहाजा आपने इनको उधर भेजना है इलाज के लिए। मियां साहब इनके सारे, मुझे पता है, और बैक चैनल पे जैसे मियां साहब को फोर्स किया गया कि ठीक है आपकी लाइफ, नैब तो इनको सबसे हॉस्पिटल में छोड़ के चलेगी। उन्होंने कहा जी हमें हिम्मत नहीं है कि हम कैसे हम अपने गले इनको डालें। तो मियां साहब को भेजा गया, मियां साहब इनकार करते रहे, लास्ट मिनट तक करते रहे, फिर उनको उनकी वालदा से उनसे फोर्स करवाया गया, तो तब मियां साहब इधर आए। जब मियां साहब थे ही उधर जेल में थे, और आपने कहा कि नैब की एक, आप देखें कि मियां साहब ने 100 नैब की पेशी है, मियां साहब ने एक पेशी मिस की हो। लेकिन अभी मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि बताइएगा क्या इस चीज में सदाकत है कि मियां साहब ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है? मेरी सुने आप साहब, एक सेकंड प्लीज। लोगों को ये बयानिया ने रोटी नहीं देनी, लोगों को रोटी देनी है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ने। जी ठीक। लोगों को छोड़े आप लंबे चौड़े उनको सहूलतें मत दें, लेकिन जो उनकी बेसिक जरूरियात है वो तो कम से कम पूरे करें। आज एक बंदा जो है, एक गरीब इंसान जो मजदूर है, जो 15-20-25 हजार रुपए महीने का कमाने वाला है, उसको समझ नहीं आ रही मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैं बिल बिजली के दूं, मैं पानी का बिल दूं, मैं गैस का बिल दूं, बच्चों की फीस दूं, या मैं खाने के लिए लेके आऊं। जो सब पिछली हुकूमतों का इसमें कोई हाथ है कि नहीं इस महंगाई में? बकवासबाजी शुरू कर देते हैं सुबह से लेके रात तक, फलाना चोर है, फलाना डकैत है। हमारे पास किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को हम चोर डकैत कहें। अगर ये चीजें, तो मैं आपको 100 क्लिप इमरान खान के भेज सकता हूँ जिसपे इनसे पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दी हुई है। जो सब महंगाई जो हो रही है, जो सब महंगाई में पिछली हुकूमतों का हाथ है या नहीं है, मुख्तसर बताइए। कैसे? मेरी सुने, चलो आप टाइम एक कह लें कि पिछली हुकूमतों में 2.5 साल अभी तक ये पिछली हुकूमतों का रोना रोते रहेंगे। 2.5 साल इनके पास कोई नालायक टीम है जो कुछ कर, जो पहली हुकूमतें आई हैं, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त आपको पता है कि लोड शेडिंग की क्या तबाही थी, दहशतगर्दी की क्या तबाही थी, आपको पता है क्या किया। और फिर आते ही ये धरने शुरू हो गए, उस धरने में नवाज शरीफ ने ये सारे मोटरवे भी बनाए और डेवलपमेंट भी की और महंगाई को कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया। आप बताएं कि इनके पास 2.5 सालों में इनके पास क्या, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर बिल्कुल ठीक है। मैं कर्नल साहब को दोबारा ये सवाल रिपीट करूंगा कि हमें ये इस तरह के बयानियों को डिस्कस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या इनको इग्नोर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि मुल्क में जो है वो सहूलतें लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसे बयानात अगर कोई वजीर दे भी देता तो बस उसको छोड़ देना। कर्नल साहब ऐसा ही है? हाँ जी, मैं आप तो नहीं, इससे पहले मैं कुछ और कहूंगा। इतनी खूबसूरती से आपके सवाल को अवॉइड किया है जी 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 साहब ने। आपने 2 दफा सवाल किया कि असाइलम के लिए अप्लाई किया कि नहीं। ये आपको इधर उधर दाएं बाएं फेराते रहे। एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ।
देखिए, पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरह की है कि बेचारे सियासतदान डिलीवर नहीं करते, और जब नहीं डिलीवर करते तो सारे अवाम बेचारे आर्मी की तरफ देखते हैं, इदारों की तरफ देखते हैं। तो पूरे सिस्टम का चक्कर ये कि ना चाहते हुए भी आर्मी को अंदर किसी न किसी तरह इन्वॉल्व कर लिया जाता है या आ जाता है। अब बात रही कि इमरान खान ने कई दफा आर्मी के खिलाफ बोला है, हाँ बोला होगा, लेकिन दुश्मन की जबान का बयानिया नहीं बोला, वो एक मुख्तलिफ चीज है। क्रिटिसाइज करना कि क्यों आर्मी इन्वॉल्व हो रही है ना हो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। लेकिन जो चीज दुश्मन बोलना चाहे वो बंद रहे मुंह और आपका मुंह खुल जाए वही बयानिया दें, वो एक अलग चीज है। दोनों चीजों को मिक्स ना करें, एक चीज। दूसरी चीज ये आप लिख लें, आज 2 नवंबर 2020 है, मियां साहब कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अब उनका मकसद क्या है, वो बड़े शॉर्ट साइटेड हैं, वो बहुत ज्यादा, वो बेचारे, उनको तो बचपन में एक दफा उनके वालिद साहब ने उनकी काबिलियत देखते हुए रंगीला के साथ लगाया था कि चल यार कुछ फिल्मों में ही काम कर ले। तो रंगीले ने 2-4 दिन उनकी जो काबिलियत देखी, उसके बाद रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस दिमाग वाले आदमी को नहीं कुछ सिखा सकता। जी तो असल में ये है, नहीं वो आपकी बारी आएगी, अभी आपकी बारी आएगी। नहीं अच्छा, देखिए बात आप जो कर रहे हैं मियां साहब का क्या बयान है, मियां साहब का बयान ये है, चौधरी साहब एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज। सिचुएशन आ जाए कि जिसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने क्या कोर्ट में ये दिया है कि नहीं, अपने वहां पे मियां साहब की सिर्फ कोशिश है कि इस तरह से कोई सिचुएशन पैदा हो जाए कि ब्रिटेन के लॉ के मुताबिक ये साबित हो जाए कि मियां साहब विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, ताकि उनको असाइलम मिल जाए, क्योंकि इनका मुख्तलिफ है केस। ये तो मुजरिम हैं जो कि कैद में थे और सिर्फ ये करने गए हैं अपना इलाज। अब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि किसी तरह कोर्ट से इनको ये मिल जाए, बरतानिया के कोर्ट से, कि ओह पाकिस्तानी हुकूमत विक्टिमाइज कराना चाहती है, नाउ वी कैन नॉट डिपोर्ट हिम। सिर्फ और सिर्फ बयानिया ये है, पाकिस्तान तबाह हो, पाकिस्तान के टुकड़े हो, आर्मी तबाह हो, मलाइन हो, ही डजंट केयर। 3 दफा वजीर आलम ने रहने के बाद पाकिस्तान के क्या हालात छोड़े। मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं 4-4 किलोमीटर पे लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए कि पिछले 30 साल में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इतना करप्ट किया कि अगर अब ये पकड़े गए तो वो सारे पकड़े जाएंगे। इसलिए अपनी जाने बचाने के लिए वो सारे अभी भी मियां साहब के हैं। और मैं बताऊं, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, हमारे घर वाले सारे मियां साहब करते थे जी। जैसे 30 साल तक अल्ताफ हुसैन को भी सब अल्ताफ हुसैन करते रहे। बाद में पता लगा कि आस्तीनों में सांप होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही हाल मियां साहब का है। और ये मेरे भाई हैं अंसर साहब, इंशाल्लाह कभी हम दोबारा मिलेंगे जी, जरूर कहेंगे हासिफ भाई आप ठीक कह रहे थे। मैं लालिका साहब लाइन पे हैं, आप लालिका साहब, इमरान लालिका साहब मेरा ख्याल है जी, मैं लाइन पे हूं, मैं लाइन जी। लालिका साहब आपने भी सुना, चौधरी साहब ने जवाब तो नहीं दिया कि असाइलम अप्लाई करना है कि नहीं किया मियां साहब ने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोग जोग दर जोग सड़कों पे निकले, जलसे जो है वो ढेरों करोड़ों की तादाद में। ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज कह रहा हूँ, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि लोग बहुत सारे जलसों में निकले इस हुकूमत के खिलाफ, इनकी कारकर्दगी के खिलाफ। क्या ऐसा ही है कि जलसों में लोग हुकूमत के खिलाफ निकले थे? एक तो जलसों का जो म्यार है वो ये जलसे थे ही नहीं, कॉर्नर मीटिंग्स कह लें। मैं लाहौर से शुरू करूं, मैं एहतराम से नाम लूंगा। चौधरी साहब तो इमरान खान के बारे में कुछ उल्टे सीधे अल्फाज भी कह गए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब तो हंस रहे हैं आपकी इस बात को सुन के कि ये कॉर्नर मीटिंग्स थी। मियां साहब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे थे। हाँ जी। तो छोटा भाई लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका था, उसकी रीजन ये थी कि बंदे नहीं। ठीक है, बंदे होते तो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाते। ठीक है। मियां साहब 1.5 साल कोट लखपत जेल लाहौर में रहे हैं। मियां साहब का घर है, यहीं पे पले बड़े हैं। इस वक्त भी लाहौर की 11 कौमी की और 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनकी हैं। ठीक है। इन 1.5 सालों में हमने एक दिन ये नहीं सुना कि जी नून लीग के इतने वर्कर्स इकट्ठे हो गए कोट लखपत जेल के सामने कि जी
वो कच्चा जेल रोड, पक्का जेल रोड जो है वो ब्लॉक हो गया, फिरोजपुर रोड ब्लॉक हो गया। ठीक है। मियां साहब 15 दिन सर्विसेज अस्पताल लाहौर में रहे। लाहौर का गढ़ है, जेल रोड है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी साथ है, पीछे टेम्पल रोड से शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट और आगे तक जाती है। वो 15 दिन वो रहा सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर। एक दिन किसी टीवी पे ये खबर ना चली, ना हमने कोई फुटेज देखी कि जी इतने लोग इकट्ठे हो गए मियां साहब की इयादत के लिए हॉस्पिटल के बाहर के, वहां पे रोड ब्लॉक हो गया। ये तो आप बिल्कुल ही ना सोचे कि कोई अवामी हमायत इनको हासिल है। ठीक है। पर यानी डब्बों के लिए 4 लोग अगर आ जाए, और बाय द वे 11 जमातों का ये इत्तेहाद है जो ये इस वक्त स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, पीडीएम जो है जी। 11 जमातों की आप ये हालत देख लें। दूसरी चीज, आप इनके जलसों के अंदर 3-4 जगहों पे ये जलसे कर चुके हैं। अभी इन्होंने पेशावर जाना है जी। 13 दिसंबर को इन्होंने लाहौर में अनाउंस किया है। चौधरी साहब मुझे कोई एक बात बता दें जहां पे इन्होंने कॉमन इंसान की, आम पाकिस्तानी की बात की हो किसी जगह। ठीक है। किसी जगह पे महंगाई पे हुकूमत की बात। कौमी असम्बली हमारा फोरम है, वहां की तकरीरों का रिकॉर्ड उठवा के देख लें कि कभी इन्होंने कॉमन मैन की बात की हो वहां पे। ठीक है। आज तक इस पोजीशन का एक ही नारा है, एक ही बयानिया है कि किसी तरह से शरीफ खानदान को के केसेस खत्म हो जाए, शरीफ खानदान को खुली छूट मिल जाए, शरीफ खानदान दोबारा से वापस सियासत कर लें, इक्तदार में आ जाए। ठीक है। इसके अलावा इनका कोई बयानिया नहीं है। और जहां तक बात रही गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की, पहला असेंबली इजलास हुआ था 2013 के अंदर जब नून लीग की गवर्नमेंट बनी थी, तो असद उमर जो हमारे इस वक्त मिनिस्टर है प्लानिंग डिवीजन के, उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ द डे जब गवर्नमेंट नून लीग की खत्म होगी तो हमारा डॉलर जो वो 128 रुपए पहुंच जाएगा। इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को कंटेन रखा, उसके लिए अरबों रुपए, और इसके ऊपर आपका जो आखिर में मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना था नून लीग का, उसका ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो क्लिप जो साहब कहते हैं तो मैं इनको भिजवा भी दूंगा, जो कि नंबर मेरे पास आ चुका है, मैं आपकी बात जिसमें उन्होंने कहा मुनाजरा करें मेरे साथ आके असद उमर। सर मुनाजरा भी आप उससे करवा लेते हैं। उन्होंने ये मेरी अर्ज सुन लें आप, कि उन्होंने ये कहा था कि जी हमने वाकई डॉलर को कंटेन रखने के लिए आर्टिफिशियली मार्केट के अंदर हमने पैसे लगाए ताकि डॉलर जो है वो ऊपर ना जाए और यहाँ पे वो फ्लोट करे रह जाए यहाँ पे। तो ये चीजें सारी चौधरी साहब, तो ये सारी चीजें सर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का और रिसेशन का सिलसिला है, बचा दिया कोविड ने इस गवर्नमेंट को। ठीक है सर, कोविड ने गवर्नमेंट को नहीं बचा लिया। छोटे मियां साहब वहां से भागे हुए आए थे, अभी लाशें गिरेंगी लाहौर के अंदर और शहरों के अंदर, लाशें पड़ी होंगी सड़कों के ऊपर, और मैं पॉलिटिक्स चमकाऊंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कहा गया था कि जी मियां साहब आए हैं। शेरशीद इस गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, जरा उसका क्लिप दिखाएं, नहीं तो मैं भेज देता हूँ आपको। जो कहता सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि साहब इस तरह से हम बैन करते रहेंगे तो इस चीज का फायदा कोई नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने आपकी बातें बड़े तहम्मुल और आराम से सुनी है, तो आप आपको तो तय कर रहा हूँ ना कि आप जरा वो अगर देख रहे हैं तो साथ वो भी चीजें नोट करें। सर करेक्शन आपने किस चीज की करनी है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मियां साहब छोटे भागे इसीलिए आए थे पाकिस्तान के, जी कोविड हो गया तो यहाँ पे तो अब बड़ा मतलब मैदान सजने वाला है, लोग मरेंगे, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता तो मियां साहब लाहौर में इलाज करवा लेते। इत्तेफाक हॉस्पिटल तो इनका अपना बनाया हुआ है, शरीफ मेडिकल सिटी अपने बनाए हुए हॉस्पिटल्स के ऊपर, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी इनको नहीं है एतबार, और ये भागते हैं लंदन इलाज करवाने के लिए। कुछ नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपना देखें ना, आपने अगर कॉमन मैन की बात की, आपको भी दर्द था, आम आदमी का बड़ा दर्द आपको उठा है। आपने आम आदमी की बात की कि भूख से मर रहा है, फ्लाक्स से मर रहा है, दवाइयों से भी मर रहा है। नहीं मेरी सर आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं कि पंजाब में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे एक चीज बता दे, एक चीज से मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ। 2.5 साल में मुझे सिर्फ एक सिंगल कोई प्रोजेक्ट, कोई बात बता दे कि 2.5 साल में जो इस गवर्नमेंट ने किया, तो मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं करूंगा, बता दें जरा मुझे। सर इस वक्त मियां वाली में 400 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर शुरू है। ओके, नंबर 1 ठीक है।
मुल्तान के अंदर जो हॉस्पिटल है उनकी अपग्रेडेशन जारी है। एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पूरा जो है वो डेरा गाजी खान में जो है वो तामीर हो रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा मेरी अर्ज सुन लें आप, इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम जारी है। कैसे, किधर किधर मुझे एक नाम दे, मैं अभी हो क्या है पाकिस्तान, मुझे बताएं किधर अपग्रेड हो रहे हैं, कौन कौन। चले मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पे इंटरप्ट करूंगा दोनों सारे मेहमानों से। दूसरा आप मुझे ये बता दें कि मियां साहब अजाइलम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बाकी बातें छोड़ें, हम आवाम का वो कर लेंगे तो पटवा लेंगे। साल में मुझे कोई एक नेशनल या प्रोविंशियल लेवल का प्रोजेक्ट बता दें जिसमें आप कहें कि 2.5 साल में इस गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। चोई साहब मेरा एक सवाल सुनिएगा, मैं बड़ी माजरत के साथ मुझे, मैं कहता हूँ बेग साहब एक काम करें, आप एक कोई प्रोग्राम रखें चौधरी साहब का मेरे साथ जी, मैं इनको एक मंसूबे की तफसील दूंगा। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि टॉपिक पे इस पे बात कर लेंगे, डिटेल दूंगा, तफसील दूंगा। अभी तो मतलब सिर्फ सर मेरी अर्ज सुने, अभी इस वक्त जो हमारा टॉपिक है लोगों को डिस्कस करें, टॉपिक के ऊपर बात करें और हमें ये बताएं आप कि मियां साहब अजाइलम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। को डिस्कस करते हैं। चोई साहब एक सवाल है, चोई साहब एक सवाल का जवाब दे दें। बड़ी मोहतरम है आपको शख्सियत है, प्लीज सब ने सवाल पूछा है, ये मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के वाइंड अप में मुझे ये बताइए क्या चौधरी साहब मियां साहब इरादा रखते हैं असाइलम अप्लाई करने का? यार मेरी बात सुनो, मैं आपको आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप तीनों साहिबान के लिए, मैं यहाँ का इमिग्रेशन लॉयर हूँ और पिछले 20 साल से यूके में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी लंदन में लॉ फर्म है। मैं जिस दिन आपको शायद आप लोगों को पता नहीं है, जिस दिन मियां साहब ने असाइलम की एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी बनानी है तो यहाँ पे सब पूरी दुनिया को पता चल जाना, मीडिया को भी पता है। आप कैसी बातें करते हैं, क्यों मियां साहब असाइलम अप्लाई करेंगे? उनका इरादा नहीं। मीर अगर आप जानते मेरी अर्ज सुने और मियां साहब, मैं कर्नल साहब ने कहा है, मेरी खबर नहीं है ये, मेरा एक मुझे फिनिश करने दे। कर्नल साहब ने कहा है ना कि आज 2 नवंबर की डेट याद कर लें। कर्नल साहब आप भी और आप तीनों जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये आज पेन से 2 नवंबर को लिख लें कि ये मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएगा और 101% जाएगा। और मैं उसकी रीजन मैं बता देता हूँ आपके क्यों जाएगा। उसकी रीजन चॉइस साहब मेरी अर्ज सुने, चॉइस साहब वो जाएगा इसलिए जब उसको ये पता चलेगा कि अब ये मुझे घसीट कर हथकड़ी मार के वापस लेके जाने वाले जाएगा। मियां साहब जो है ना वो कहते हैं पाकिस्तान आ रहा है, तैयारियां कर लो। कर्नल साहब ने मैं आपको यकीन से, और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि आपको पता होगा उसकी एप्लीकेशन का, पीजे मीर इज अ वेल नोन रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, वो मैं जानता हूँ जो कि बड़ा अच्छी तरीके से तो इधर ही होता है। तो पीजे मीर साहब की ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि इसाक डार को मिल चुका है असाइलम यूके में और मियां साहब ने एप्लीकेशन दे दी हुई है। मैं इसाक डार की बात नहीं कर रहा, मैं मियां नवाज सर इसाक डार को मिल चुका है और मियां साहब ने एप्लीकेशन दे दी। मैं अपने आप को अपडेट कर प्लीज। मेरी बात सुने ना, मैं इसाक डार का नुमाइंदा हूँ ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। इसाक डार की जब बात आएगी तो उसकी मैं बताऊंगा, मैं अभी आपको मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं ना, कर्नल साहब ने कहा जी कि वो कहते हैं जी वो रंगीला। सर हम तो कहते हैं कि आप लाएं अपने लीडर को, पाकिस्तान लाएं, अदालतों का सामना करें, शेर बने शेर। सर हम तो चाहते हैं। सर मैं तीनों मेहमानों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मेरी शेर बने लालिका साहब आपसे बने क्या हुआ है, ऑलरेडी शेर है। वो जब मुशर्रफ के एग्जाइल से बात किया था ना तो वो सिर्फ इलेक्शन से 2-3 बार सर 10 साल का, सर देखें इन राइटिंग 10 साल का वायदा करके मांग कर गए थे, वापस आए थे। मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश है, गली मोहल्ले के बंदे को नहीं पता होगा, हमें पता है सारी मेरी 2/3 मेजॉरिटी ली आज। मैं आपको सर जनरल कियानी के स्कंद के शोल्डर पे लगे बैजों को दुआएं दें जो वो आपने किया था। देखिए हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। आखिरी चंद मिनट है। चौधरी साहब मुझे सिर्फ ये बताइए, पाक फौज की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है कि नहीं? प्लीज जिंदगी अपोजिशन तो की नहीं उन्होंने आज तक, अपोजिशन कब की है सर? ये आज तक अपोजिशन कब की है? इक़्तिदार में ही आए मियां साहब, जब भी आए हैं। मेरी बात सुने, ये हर एक बंदे में क्वालिटी है, आप ना उनको ऑपोजिशन ये क्वालिटी नहीं है सर, अब इसको कुछ और नाम देना चाहिए। इमरान लाल का साहब मेरी गुजारिश सुनिए। थैंक यू साहब, मुझे इजाजत
चौधरी अफजल साहब आपका शुक्रिया, इमरान लालका साहब आपका भी शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि हम टॉपिक पे ही रहते, लेकिन चूंकि माजी की बातें शुरू हो गई हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी सियासतदान है, जो भी पार्टी हो, वो अपने अपने मुल्क और अपने मुल्क के अदारों की जो है उसकी वो उसका ख्याल रखें, उनको डिस्कस ना करें अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में, क्योंकि पाक फौज। पता क्या बात है, ये इस तरह की ना किसी ने बात की है, ना ये कोई स्लिप ऑफ टंग है, लोगों ने इसको इशू बना दिया है। सर नहीं है स्लिप ऑफ टंग, दोबारा सुन ले चौधरी साहब, क्लिप सुन ले, उन्होंने पता क्या कहा, साहब मेरी बात सुन ले। जो भी है हमारे अदारे जो हैं, देखिए हमारे अदारे हैं तो पाकिस्तान है। कमेटी रूम में बैठे थे, ये इशू सुन ले, उसके पीछे क्या सुने सर, बात सुन ले, मैं आपको अल्फाज दोहरा देता हूँ। ये इनके पास उसने कहा लोगों को कि जनरल बाजवा, इसके कि किसी को सर उसने कहा कि जनरल बाजवा आए हैं, टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। अब कहते हैं तो मैं असेंबली की उस तकरीर का क्लिप आपको भिजवा देता हूँ। ना जनरल बाजवा का नाम लिया है सर, अगर ना आप मुझे आप ये दो लोग बैठे हुए हैं चौधरी साहब, मेरी अर्ज सुने, आप काबिल एहतराम है, बड़े हैं। लालिका साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लालिका साहब मैं आपको क्लिप भिजवा देता हूँ, अगर उसने नाम लेके ये बात ना की हुई, मैं तहरीके इंसाफ छोड़ दूंगा। चले जी, इन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। आप नून लीग छोड़ेंगे अगर उसने नाम लिया हो, पहली तो बात है कि आप तो फिर आप ये क्यों इंट्रोडक्शन कराया। पहले तो बात है लालिका साहब, जो आपका इंट्रोडक्शन उन्होंने पीटीआई का अभी मुझे आपने बताया, मुझे तो आपका उन्होंने बताया कि आप एनालिस्ट तजिया नगार है, आपका तो मुझे पता ही नहीं कि आप पीटीआई, वरना मैं आपको फिर पीटीआई के वाले से सारे सवालों का जवाब देता। मुझे तो अभी आपने बताया, मुझे तो इन्होंने बताया कि आप तजिया नगार है। आप तो सर तजिया नगार भी है, मैं हमारी एसोसिएशन भी है, हमारी डिजिटल मीडिया एसोसिएशन भी है, हमने अभी 5 सेमिनार किए पूरे पाकिस्तान में, और मैं अर्ज करूंगा सर पार्टी एफिलिएशन तो होती है ना, मेरी उनके साथ हमदर्दियां हैं। आप मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि अगर एयाज सादिक ने नून लीग, अगर जनरल बाजवा का नाम ना लिया हो, आपके बकौल ये नाम नहीं लिया, मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं अपने गले में एक कार्ड लटका के लाहौर लिबर्टी चौक पे खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, उन्होंने अगर उसने जनरल बाजवा का नाम लेकर ये बात की हो तो फिर बताएं। में जनरल बाजवा बैठा था, आप जरा उसको क्लिप देखें। नहीं सर, अल्फाज दोबारा सुन ले। इमरान साहब देखें, क्लिप सबके पास पड़े हैं, मेरी सुन ले सर, चौधरी साहब के पास भी क्लिप पड़ा है, उन्होंने भी देखा, आपने भी देखा, कर्नल साहब ने भी देखा। मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि मैंने वाइंड अप करना है, मेरी ये गुजारिश है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा आए, टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। देखिए आप प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। इमरान लालका साहब, मेरा नंबर है ना आपके पास, जरा मुझे क्लिप भेजें। इमरान लालका साहब, आपको क्लिप भेज देता हूं, आप उनको क्लिप भेजिएगा और मैं इस क्लिप का हिस्सा भी चला दूंगा। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुल्क के अदारे हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान को जो है हमने सारी शहरत रखना है। रियासत है तो सियासत है, बाकी सब कुछ बाद में होगा, सारा कुछ बाद में होगा, हम इसको चलाएंगे भी। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत लेंथी हो गया, टॉपिक से हट के हम सारे लोग डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम दोबारा इसको कैरी ऑन करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू बेग साहब, थैंक यू।